Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन इन वन शॉट कवर किया था और आज की क्लास में हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन वन शॉट कवर करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे और वो पार्ट क्या होंगे, इलेक्ट्रो, यानी यहाँ से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें दो वर्ड मिलते हैं, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, और केमिकल फॉर केमिकल एनर्जी। यानी इन शॉर्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो किसके बीच में डील करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में डील करती है, मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर वो किसके बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मीन्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हमें समझ में आ गई है कि वो ब्रांच जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फिर मैं इसी को बोलूं तो इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी एप्लीकेशन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं इसका यूज कहाँ होता है, हमारी डेली लाइफ में हमारे आसपास कहाँ यूज है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस है या इंपोर्टेंस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंस होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। अब प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक कौन से मेटल्स, तो प्रोडक्शन ऑफ मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर है ना, इस तरीके के मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स में इस तरीके के मेटल्स। अब ये क्यों, तो बच्चों होता क्या है, जब मेटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है यानी मेटल का अर्थ से मिनरल से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो हमें एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। जिन मेटल्स के लिए हमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिल पाते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन हम किस मेथड से करते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन हम किस मेथड से करते हैं, उनका प्यूरिफिकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस से किया जाता है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, इन मेटल का एक्सट्रैक्शन, इनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू इन्हें प्योर फॉर्म में लाते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू हम लाते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ मेटल के साथ साथ इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप समझिए, आपने एक वर्ड पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन की मेटल पर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, तो एक मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर ही आती है। उसके बाद थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। यानी मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको प्यूरिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में इसका यूज किया जाता है। और सबसे फोर्थ इंपॉर्टेंट जो यूज है जो हमें पढ़ना है वो है कौन सा, बैटरीज एंड सेल्स। यानी हमारे घर की बैटरी या कोई भी बैटरी, कोई भी सेल, किसी भी अप्लायंस में लगने वाली बैटरी या किसी भी अप्लायंस में लगने वाला सेल कहाँ किस बेस पर काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पर काम करता है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज बेसिकली हमारी लाइफ में यहाँ होता है। जब हमें इतनी बात पता लग जाती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटली बेस्ड किस बात पर होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटली एक बात पर बेस्ड होती है और वो होता है हमारे पास रिडॉक्स। मींस रिडॉक्स रिएक्शन के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसीड नहीं होती है।
रिडॉक्स रिएक्शन के बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रोसीड नहीं होती, और बेसिकली आपको रिडॉक्स पता है, फिर भी हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। रिडॉक्स को भी अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं तो रिड, यहाँ से एक वर्ड मिलता है रिड जो कि बनाता है रिडक्शन, और ऑक्स वर्ड जो मिलता है वो देता है हमें एक नया नाम, दैट इज ऑक्सीडेशन। और हम कहते हैं कि दोज केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। यानी जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही कहां साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, वो क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। और कोई भी सेल, यानी हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है टोटली रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी किसी रिएक्शन में किसी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो सेल वर्किंग नहीं करेगा। और अगर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो वो सेल वर्किंग नहीं करेगा। तो वो सेल, वो बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिडॉक्स बेस्ड होती है। दोनों प्रोसेस साथ में चलनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम कंटिन्यूएशन में आता है। तो हमें ये भी पता लग गया रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद बारी आती है चैप्टर की स्टार्टिंग की। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हम जो यहाँ से करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, तो हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दो तरीके के कौन से सेल्स होते हैं, तो एक होता है गैल्वेनिक सेल, एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और दूसरे तरीके के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरे तरीके के जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो पहले तो हम इन दोनों सेल्स में डिफरेंस समझते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो गैल्वेनिक सेल जो है बच्चों, गैल्वेनिक सेल में अगर मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ गैल्वेनिक सेल के, तो पहला कि इनपुट, गैल्वेनिक सेल में हम जो इनपुट देते हैं, हम क्या करते हैं, इनपुट की फॉर्म में केमिकल एनर्जी स्टोर देते हैं इसको, और केमिकल एनर्जी के थ्रू केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, यानी इस गैल्वेनिक सेल में हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनपुट होता है केमिकल एनर्जी, यानी हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी सेल के अंदर होती है, और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आउटपुट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होती है, हम इसको नहीं कराते हैं, बस सेल बना देते हैं, केमिकल एनर्जी दे देते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है जब सेल कंप्लीट हो जाता है। तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। और जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं उनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर अगली बात करूँ तो यहाँ पर जब हम अभी एक एनोड लेंगे और एक टर्मिनल कैथोड लेंगे तो एनोड यहाँ पर नेगेटिव होता है, वहीं पर कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो ये है हमारा बेसिक फिनोमिना जो कि किसके अंदर होता है, गैल्वेनिक सेल के। गैल्वेनिक सेल को बच्चों एक और नाम दिया जाता है, दैट इज वोल्टिक सेल, दैट इज वोल्टिक सेल। और जब ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल जिंक और कॉपर के बीच में, जिंक और कॉपर मेटल को लेकर बनाया जाता है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डेनियल सेल भी बोल देते हैं। तब हम इसको क्या बोल देते हैं, डेनियल सेल भी बोल देते हैं। अब पहले मैं इसको बता देता हूं, फिर उसको बताना स्टार्ट करूंगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि एक गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। वहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं और वो उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, केमिकल एनर्जी मिलती है। तो अब कैसे वर्किंग में आते हैं, ये सेल कैसा होता है, ये सेल कैसा होता है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको गैल्वेनिक सेल बता रहा हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल बोला जाता है और हम यहाँ से डेनियल सेल भी बोलते हैं जब हम जिंक और कॉपर के बीच में सेल बनाते हैं। इस सेल की स्पेशलिटी है कि ये सेल दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। अब ये दो हाफ सेल कैसे बनाए जाते हैं, तो आप समझिए कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज आयंस, विच फर्निश आयंस इनटू देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डालने पर आयन फर्निश करता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, जो पार्शियली आयनाइज होता है, यानी अपने कुछ आयंस रिलीज करता है और कुछ आयंस रिलीज नहीं करता है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। वहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, फर्निश कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और सपोज करते हैं हमने यहाँ क्या किया, जिंक सल्फेट का
इलेक्ट्रोलाइट लिया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो जिंक सल्फेट का जब एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ कौन से आयंस होंगे, Zn2+ और SO4 2-, क्योंकि ये जिंक सल्फेट जब पानी में जाएगा तो कैसे इन आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Zn2+ और SO4 2- में। इसी तरीके से इसके अंदर हमने क्या किया, जिस मेटल आयन का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी मेटल की हमने एक इलेक्ट्रोड डिप करा दी, और ये मेटल है जिंक रोड, मेटल रोड जिंक रोड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस तरीके से जब ये सेटअप बन जाता है तो दिस इज द हाफ सेल, ये हाफ सेल होता है। इसी तरीके से एक और हाफ सेल हम बनाएंगे, तो हाफ सेल बनाने के लिए फिर एक और बीकर लेंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट इस बार जो लेंगे वो हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, तो इस बार इसके अंदर जो आयंस होंगे वो Cu2+ आयंस होंगे और SO4 2- आयंस होंगे, और इसमें जो हम एज अ इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो कौन सी होगी, कॉपर की रोड हम यहाँ पर डिप करा देंगे, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है, फिर हम क्या करते हैं, वायर के थ्रू इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर बीच में लगाकर वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या सर्किट कंप्लीट हो गया है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इधर से इधर मटेरियल जाएगा तो इधर से इधर भी आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सपोज करो ये मेरे पास बल्ब है और इस बल्ब को मैं 2 वायर से जोड़ रहा हूँ, तो वायर्स, एक वायर ये जा रही है, एक वायर ये जा रही है, जब तक ये दोनों वायर यहाँ आकर नहीं मिलेंगे और स्विच ऑन नहीं होगा तब तक ये नहीं जलेगा। तो यहाँ से तो मूव कर रहा है, यहाँ से तो मूव कर रहा है, लेकिन वापस नहीं आ रहा है, तो यहाँ से वापस भी तो आना चाहिए। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा देते हैं, जिसको हम यहाँ बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम यहाँ बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम एक जेली लाइक पेस्ट, अगार अगार पेस्ट भरते हैं। अगार अगार पेस्ट किसके साथ भरते हैं, एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, KCl, NaCl, AgNO3, KNO3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर भर लेते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं कॉटन प्लग, यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों कॉटन प्लग, ताकि मटेरियल बाहर ना आ पाए। ठीक है, और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारा एक सेल बन जाता है, जिसको हम डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। अब मैंने कहा कि कोई भी सेल होगा, तो हमने देखो यहाँ क्या किया, हमने यहाँ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से नहीं दे रहे हैं, तो हमने यहाँ केमिकल एनर्जी सेटअप कर दिया, केमिकल एनर्जी से एक सेल बना दिया और पूरे सेल को कंप्लीट कर दिया। तो अब ये जैसे सेल कंप्लीट होगा ये काम करना स्टार्ट करेगा, और ये केमिकल, जो इसके पास केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यानी इनपुट हमने केमिकल एनर्जी की दे चुके हैं, अब ये जो हमें आउटपुट में देगा वो क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। और क्योंकि अपने आप होने लगेगी प्रोसेस, इसलिए ये क्या है, स्पॉन्टेनियस। अब मैंने कहा जब ये स्पॉन्टेनियस है तो इसके अंदर होने वाली रिएक्शन का डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। और यहाँ पर जो एनोड, देखो 2 ये रोड्स होती हैं, इन 2 रोड्स में से एक रोड को एनोड बोला जाता है और दूसरे को कैथोड बोला जाता है। किसको एनोड बोला जाता है, किसको कैथोड बोला जाता है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि एनोड वो होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, वो सेल कोई भी हो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोला जाता है, और ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड बोला जाता है। सेल आपका कोई भी हो, कंडीशन यही रहेगी। हाँ, साइन चेंज हो सकते हैं लेकिन कंडीशन यही रहेगी। तो यहाँ पर एनोड, अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको, ये होता है इधर वाला, और ये जो एनोड है मैंने अभी बताया, यहाँ एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वहीं पर दूसरा टर्मिनल यहाँ कैथोड होगा, और कैथोड यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। अब 1 बाय 1 मैं इसकी पूरी प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ आपके लिए। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में यहाँ होगा क्या, तो होगा क्या कि क्योंकि ये एक सेल है और ये रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड है, तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, और रिडॉक्स रिएक्शन होंगी तो कैसे होगी रिडॉक्स रिएक्शन, यानी यहाँ पर एनोड जहाँ है, मैंने कहा एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये जो जिंक रोड है, ये जो जिंक रोड है, सॉलिड फॉर्म में जो जिंक रोड है, ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और जब ये मेल्ट होगी तो ये जिंक मेल्ट हो के कहाँ पर आने लगेगा, इस लिक्विड के अंदर आने लगेगा। किस फॉर्म में, Zn2+ आयंस की फॉर्म में। तो ये जिंक मेल्ट होकर Zn2+ आयंस की फॉर्म में, है ना, एक्वस फॉर्म में इस लिक्विड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगी। और होगा क्या, धीरे धीरे ये मेल्ट हो के धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये रोड मेल्ट होती जाएगी, और ये लिक्विड सॉल्यूशन में आना स्टार्ट कर देगी। देखिए जब ये मेल्ट नहीं हो रही थी, जब ये प्रोसेस नहीं हो रही थी, तो एक बात समझो कि यहाँ पर क्या था, Zn आयन भी हैं, सल्फेट आयंस भी हैं, तो लिक्विड के अंदर जिंक आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बराबर थी सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। कब, जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हुआ, यानी जिंक मेटल मेल्ट हो के जिंक आयंस की फॉर्म में लिक्विड में जाना स्टार्ट हो गई, तो जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जिंक आयंस यहाँ पर बढ़ गए, क्योंकि मेटल मेल्ट हो के जिंक आयंस की फॉर्म में लिक्विड सॉल्यूशन में आती जा रही है, तो यहाँ पर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन
बढ़ जाती है और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है जब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन यानी एनोड पर कुछ ये प्रोसेस हो रही होगी, और आप देखिए जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो जिंक मेटल आयन तो यहाँ आ रहे होंगे, तभी जो हर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस मेटल से किधर की ओर मूव करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन मेटल से। यानी ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्यों नेगेटिव टर्मिनल है? क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्या हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो इसका कहाँ जाता जा रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन में, तो इसके पास क्या बचा, केवल इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये कैसी रोड बन गई, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव रोड है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किधर की ओर, इस पॉजिटिव रोड की ओर। पॉजिटिव रोड की ओर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस रोड पर आना स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर आयंस हैं, ये कॉपर आयंस को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कॉपर आयंस क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे किधर की ओर, इस मेटल रोड की ओर। और कॉपर आयंस क्या हो रहा होगा, यानी एट कैथोड यहाँ पर हो रहा होगा बच्चों, कैथोड यहाँ पर मैंने बताया था रिडक्शन हो रहा होगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा होगा, कॉपर आयंस का। यहाँ जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना स्टार्ट कर देंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये कॉपर आयंस जो यहाँ लिक्विड में है ये मेटल की ओर भागेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होंगे, और ये मेटल रोड यहाँ पर क्या होती जाएगी, थिक होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी, और ये जिंक रोड धीरे धीरे मेल्ट होती चली जाएगी। लेकिन मैंने अभी बताया कि जब जिंक आयंस यहाँ आ रहे थे तो जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ गई और सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ घट गई। इसी तरीके कॉपर आयंस मेटल पर जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इस बार घट रही होगी और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस तो जो लिक्विड में थे वो तो सारे मेटल की ओर जाने लगे, तो नीचे कौन बचा, सल्फेट ज़्यादा बचा और कॉपर कम बचे, इसलिए इस बार सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ गई और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर घट गई। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है, सल्फेट की कम हुई है, यहाँ कॉपर आयन की घटी है, सल्फेट की बढ़ी है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी सेल न्यूट्रल रहना चाहिए। तो न्यूट्रल रहने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाया था, है ना। सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, ये जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का फ्लो नहीं कराता है, केवल आयंस का फ्लो कराता है। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक आयंस की। यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, लिक्विड के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज घट रहा है, और इस चार्ज को न्यूट्रल बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या भरा था, इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का Cl नेगेटिव आयन जो होंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन होंगे वो यहाँ आना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर देंगे। जितना पॉजिटिव बढ़ रहा था उतना नेगेटिव यहाँ जाएगा और ये फिर दोबारा न्यूट्रल बन जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव बढ़ रहा है और पॉजिटिव घट रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन है वो यहाँ से मूव करके यहाँ आने लगेंगे, और जिसकी वजह से ये यहाँ भी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इन शॉर्ट सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज ने इस सेल को कंप्लीट किया, इट कंप्लीट्स द सेल, और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये सेल बन गया, और सेल में एनोड पर ये हुआ, कैथोड पर ये हुआ। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या हो रही होगी इस सेल के अंदर, तो आप देखिए ऑपोजिट साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर कैंसिल आउट हो जाएं तो क्या बचेगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इस तरीके से ऑल ओवर रिएक्शन सेल के अंदर ये हो रही होगी और सेल का फिनोमिना ये हो रहा होगा, और ऐसे सेल को क्या बोला जाता है बच्चों, गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। अब एक बात और बता दूं यहाँ पर कि अभी हमने जिंक मेटल और कॉपर मेटल की रोड ली थी, तो आप ये बताइए कि जिंक को ही हमने एनोड क्यों बनाया, कॉपर को ही हमने कैथोड क्यों बनाया? क्या कॉपर मेटल और कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ नहीं ले सकते, या जिंक को या जिंक के मेटल के इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ क्यों नहीं लिया? तो देखिए, हम एनोड उसे बनाते हैं, देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होता है, देखो ऑक्सीडेशन कब होता है, जब चार्ज बढ़ता है। यानी कोई मेटल जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होगी, और जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होगी उसका उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, और जितनी जल्दी उसका ऑक्सीडेशन होगा वो उतनी रिएक्टिव होगी। कोई मेटल जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उतनी जल्दी क्या होगी, रिएक्टिव। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि सेल आपको कोई भी बनाने के लिए दे, गैल्वेनिक सेल के केस में आपको हाईली रिएक्टिव मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट को एनोड बनाना है, और उससे लेस रिएक्टिव मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट को आपको कैथोड बनाना है। आ रही बात समझ? जिंक और कॉपर में हाईली रिएक्टिव कौन था, जिंक, इसलिए इसको एनोड बनाया गया है, और कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है इसलिए इसे कैथोड बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, आपसे मैं कहता हूं कि इसी सेल को, यही सेल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इस बार किस के बीच में आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इस बार आपको कॉपर और सिल्वर के बीच में कंस्ट्रक्ट करना है।
तो आप देखिए कॉपर क्या है, कॉपर और सिल्वर का कंपैरिजन करें तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो इस बार कॉपर बनेगा एनोड और सिल्वर बनेगा कैथोड। तो ऐसे डिसाइड करेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा एनोड बनेगी, लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा कैथोड बनेगी। क्लियर होती है बात? ये बात भी होप सो क्लियर होती है। इसके बाद बच्चों बारी आती है कि क्या आपको पेपर में बार बार ये सेल बना कर देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा। ये पेपर में आपको क्या करेगा, पेपर में आपको सेल का केवल रिप्रेजेंटेशन देगा। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो वो समझिए। देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? जिंक मेटल का। किस में ऑक्सीडेशन हो रहा था? जिंक आयंस में। तो जिंक आयंस में हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, क्योंकि दोनों की स्टेट चेंज हुई है, इसलिए स्टेट के डिफरेंस को दिखाने के लिए हमने बीच में लगा दिया स्लैश। तो क्या हुआ? जिंक आयंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बात, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन है। फिर यहाँ पर प्रोसेस से यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, तो सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा था? तो कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे थे? कॉपर में, कॉपर सॉलिड में। और इस बार फिर दोनों की फिजिकल स्टेट चेंज है, इसलिए स्लैश लगा दिया। तो ये रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दो स्लैश सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किसी सेल का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर इस सेल की सपोज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन भी हमें दी है, वो कह रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है। तो हम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लिख देंगे? इसके बराबर में यहाँ पर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक्वस कंडीशन में चलेगी, सॉलिड की तो कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है। तो हम यहाँ इनकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें दी होगी हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दिस इज द फाइनल सेल रिप्रेजेंटेशन। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी और सेल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेल को मैं अभी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें मुझे और बतानी है सेल से रिलेटेड, लेकिन इसमें एक बात और बता दूँ, आपके MCQs भी आने हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि सेल के केस में हम क्या करते हैं कि सिंगल बीकर, आपसे पूछा जाता है कि क्या सिंगल बीकर रिएक्शन में, सिंगल बीकर में अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सिंगल बीकर में अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो क्या उससे, उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन लिया जा सकता है? तो सिंगल बीकर में कभी भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ जिंक की तो रोड है और इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का, तो क्या होगा? देखो यहाँ जिंक की रोड है और इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का है, तो नो डाउट कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, यानी जिंक कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना रहा होगा और कॉपर बाहर जा रही होगी। आप देखिए यहाँ पर इसका चार्ज 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ है 0। तो आप देखिए जब +2 से 0 हो रहा है तो ये हो रहा है रिडक्शन, चार्ज कम हो रहा है, और यहाँ चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। मीन्स ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। यहाँ केमिकल एनर्जी किस में प्रोड्यूस हो रही होगी? हीट एनर्जी में। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बीकर रिएक्शन, अगर किसी सिंगल बीकर में रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो वो कभी भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगी। वो किस में कन्वर्ट करेगी? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी उस केस में? हीट एनर्जी में, यानी ये बीकर गर्म हो रहा होगा तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी इन केस ऑफ गैल्वेनिक कंडीशन। होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। इसके बाद बच्चों, अगर आपको ये सेल और ये सारी सेल की बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं इससे आगे की बात आपसे थोड़ा सा करता हूँ, और ये सेल का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हो गया है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है, पोटेंशियल भी पढ़ते हो और इलेक्ट्रोड भी पढ़ते हो, तो हम यहाँ पर उसी को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? द एबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है? हम अपनी भाषा में बोलें तो एक्चुअल में सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज जहाँ पर होता है, चार्ज का सेपरेशन, चार्ज में जहाँ भी अंतर आता है वहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रोड के केस में वही चार्ज का अंतर आ रहा हो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर चार्ज का अंतर आ रहा हो तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज के सेपरेशन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अब जरा यहाँ बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ जिंक मेटल थी, जब यहाँ कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर जिंक आयंस, जो जिंक आयंस थे, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था यहाँ पर जिंक आयंस थे और सल्फेट आयंस थे। तो जिंक आयंस और सल्फेट आयंस की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर थी जब यह सेल ने काम करना स्टार्ट नहीं किया था। फिर क्या हुआ? सेल ने जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, ये जिंक मेटल
मेल्ट हो के यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई, यानी जिंक आयंस की फॉर्म में इस लिक्विड में आना स्टार्ट हो गई। और लिक्विड में क्या बढ़ गया, लिक्विड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता जा रहा है, जिंक आयंस की फॉर्म में, लिक्विड के अंदर। तो हमने ये कहा कि लिक्विड के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर घटने लगी। यही हुआ था, अभी बढ़ाया था। यानी यहाँ से क्या हो रहा है, मेटल का पॉजिटिव चार्ज तो बार बार यहाँ सारा मेटल का पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता जा रहा है, तो मेटल पे क्या बचा, केवल इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल तो हो गई नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव तो सारा जाता जा रहा है उससे, तो मेटल के पास ज़्यादा क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोलाइट के पास ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जिंक आयंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आते जा रहे हैं। तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये तो हो गई नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसका सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड में पॉजिटिव बहुत सारा चला गया, तो लिक्विड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो लिक्विड तो यहाँ हो गया पॉजिटिवली चार्ज और मेटल हो गई यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, मीन्स चार्ज का डिफरेंस आ गया। यानी मेटल के कंपैरिजन में लिक्विड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है, और मेटल यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस पैदा हो गया, और जो चार्ज का डिफरेंस पैदा हुआ उसी को तो बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज का सेपरेशन। अब जब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ तो जिंक मेटल के आयंस इस लिक्विड में आने लगे और लिक्विड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और मेटल पर केवल इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए मेटल पर पॉजिटिव चार्ज घट गया। तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज घट गया तो बढ़ा कौन, नेगेटिव चार्ज। मेटल नेगेटिवली चार्ज हो गई किसके कंपैरिजन में, इस लिक्विड आयन के कंपैरिजन में, लिक्विड सॉल्यूशन के कंपैरिजन। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज का डिफरेंस पैदा हो गया और उसी चार्ज के डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो चार्ज का डिफरेंस पैदा हुआ है ये ड्यू टू हुआ किस वजह से है, ड्यू टू जिंक आयंस। जब जिंक मेटल जिंक आयंस में कन्वर्ट हुई, जिंक मेटल जिंक आयंस में कन्वर्ट हुई, तभी तो ये चार्ज का डिफरेंस पैदा हुआ। और ये चार्ज का डिफरेंस जब जिंक मेटल जिंक आयंस में कन्वर्ट हुई तब पैदा हुआ। और ये किसकी वजह से हुआ, इस प्रोसेस, ये प्रोसेस थी क्या, ऑक्सीडेशन। तो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आ रही है बात समझ। सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा होता है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में समझो क्या होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो चार्ज के सेपरेशन को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, लेकिन अगर चार्ज का सेपरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन हुआ है, चार्ज का सेपरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। द चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कॉपर आयंस कॉपर मेटल पर स्टिक हो रहे थे, तो यहां पर कॉपर आयंस कॉपर मेटल पे, तो कॉपर आयंस सारा पॉजिटिव चार्ज तो मेटल की तरफ चला गया, तो यहां कौन रह गया, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और मेटल कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। यानी मेटल इस बार बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गई और इलेक्ट्रोलाइट यहां पर नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो जब यानी यहां पर हो रहा था ये कॉपर आयंस सारे के सारे मेटल पर जाकर चिपक रहे थे, दो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर मेटल पर बन रहे थे, तो कॉपर आयंस तो कम हो रहे थे क्योंकि वो कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मेटल हो गई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। और ये प्रोसेस क्या है, रिडक्शन। तो इसलिए यहां जो पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में, वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो होप आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल भी क्लियर हो गया होगा। तो ये सेल इस तरीके से कंप्लीट वर्क करता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है कि ये जो पोटेंशियल्स होती हैं, ये जो पोटेंशियल होती हैं, इस पोटेंशियल में ये किस पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन कंडीशंस पर डिपेंड करती है। तो पहला होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। और तीसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो आप समझिए कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सीधी सी बात है पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पोटेंशियल कम आएगा। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस,
सॉल्यूशन के अंदर कितने ज़्यादा आयंस हैं या कितने कम आयंस हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। और तीसरा, इस समय टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो टेम्परेचर पर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली 3 फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपकी हो गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो गया और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो गया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे अभी जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखनी थी, तो जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो रहा था, जिंक मेटल, मैं यहाँ लिखूंगा ई क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी बतानी है, जिंक की। जिंक से क्या हो रहा था, जिंक 2+ आयंस हो रहे थे, ठीक है। और दूसरे वाले उसमें क्या हो रहा था, तो दूसरे वाले हो रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बतानी हो तो कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे थे, कॉपर में। लेकिन ये वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सी है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ साफ रिडक्शन दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन और ये है रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर होता है बात। अब आप देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, मेटल पहले लिखे, आयंस बाद में लिखे। रिडक्शन में क्या हुआ, आयंस पहले लिखे, मेटल बाद में लिखी। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है ना, चेंज है ना। तो मैं अगर ये कहूँ कि किसी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल, मैं कहता हूँ जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, जिंक की रिडक्शन। अब मैंने रिडक्शन बना दिया, पहले आयंस लिख दिया और मेटल लिख दिया, तो ये क्या है, रिडक्शन। जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल अगर इतनी है तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी होगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले Zn लिख दूंगा फिर Zn लिख दूंगा, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो जब मैंने इसको फ्लिप किया है, इसको रिवर्स किया है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी एक मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी होती है उसकी रिवर्स क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ तक देखा, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बाद जो हम नेक्स्ट आगे क्या डिस्कशन करेंगे वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो वह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप समझिए कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं, लेकिन कब, एट स्टैंडर्ड स्टेट। एट स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कि अगर हम जिस सेल में हम बात कर रहे हैं वहाँ पर उस सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, 1m। जब कॉन्सेंट्रेशन हो 1m, ठीक है, अगर हम प्रेशर पर काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर प्रेशर का वर्क है, गैसियस सिस्टम है, तो प्रेशर होना चाहिए 1 atm, ठीक है। और टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। अगर हम इस कंडीशन पर किसी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF, या फिर हम कहें स्टैंडर्ड ई सेल या सेल पोटेंशियल। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट 1m हो, जब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1m हो, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और उस समय हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें, तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाती है, सेल पोटेंशियल कहलाती है। कैसी सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है कि अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने अभी बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन वाली है इसलिए मैंने लिख दिया ई ऑक्सीडेशन, यानी ये कौन सी रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन वाली, कौन सी, अनस्टैंडर्ड स्टेट पे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर नॉट लगा दूं और ऑक्सीडेशन लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाली गई है कब, स्टैंडर्ड स्टेट पे। ये नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड स्टेट पे। इसी तरीके से मैं लिख दूं ई रिडक्शन, तो ये क्या है, अनस्टैंडर्ड स्टेट पे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनस्टैंडर्ड स्टेट पे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं ये लिख दूं ई नॉट रिडक्शन, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट पे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब स्टैंडर्ड स्टेट पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकाली जाती है तो उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये नॉट का साइन रिप्रेजेंट करता है कि स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर की गई है। होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉर्मल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस कंडीशन पर अगर हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके अलावा किसी और कंडीशन पर निकालेंगे तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। अब बारी आती है, जब इतनी बात हमें पता लग गई है तो क्या होता है कि EMF क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन वाइज EMF को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। इस ईएमएफ को हम ई सेल भी बोल सकते हैं और इस ई सेल को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, पहले तो ये समझ रहे हैं। देखिए, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल का मतलब है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो हम कहेंगे, अगर हम डेफिनेशन बात करें, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between two electrodes, it is the potential difference between two electrodes when no current is flowing in the circuit। यानी हमने क्या किया कि दो सेल पोटेंशियल क्या होती है, पूरे सेल की पोटेंशियल। यानी मैं कह रहा हूं कि एक सेल ये था, हाँ, एक हाफ सेल ये था, और इन दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ दिया गया, लेकिन इन दोनों सेल की पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर रहे हैं कब, जब इनमें करंट पास नहीं हो रहा है, या हम कहें बिना कनेक्ट किए। अगर मैं बिना कनेक्ट किए या बिना करंट पास किए इनकी पूरे सेल की पोटेंशियल का देखो, मुझे इस पूरे सेल की पोटेंशियल चाहिए, तो पूरे सेल की पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल की पोटेंशियल और इस सेल की पोटेंशियल को मैं जोड़ दूं, है ना। तो जोड़ने के बाद सपोज करो इसकी पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, इसकी पोटेंशियल है माइनस के 1.76 वोल्ट। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 0.76 वोल्ट माइनस 1.76 वोल्ट, तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, माइनस के 0.7 यानी माइनस के 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या आया, ये आया पूरे सेल की पोटेंशियल। तो पूरे सेल की पोटेंशियल कैसे जुड़ेगी, इस सेल की हाफ पोटेंशियल, इस सेल की हाफ पोटेंशियल का डिफरेंस देख लूं, अंतर क्या आया, वही क्या है, सेल पोटेंशियल। तो लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ईएमएफ क्या होता है कि सेल की पोटेंशियल का डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है ईएमएफ या ई सेल। कब, जब उनमें करंट पास ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ या फिर ई सेल, या फिर ई सेल जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल पोटेंशियल से भी बात करते हैं। न्यूमेरिकल में हमें इन्हें 3 कंडीशंस में हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम तो एक ही कंडीशन यूज करते हैं, लेकिन मैं तीनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ। तीनों कंडीशन क्या होती हैं, तो पहली कंडीशन व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, when oxidation potential and reduction potential is given, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमें सेल का दिया हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, तब ई सेल कैसे निकालेंगे, तब हम ई सेल निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जब हमें एक सेल का तो दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे हमसे कहता है कि एक ये जिंक था, जिंक का तो भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.76 वोल्ट, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस के 1.76 वोल्ट। तो बताइए इस पूरे सेल का, ये यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, पूरे सेल का ई सेल बताइए। तो देखो एक का तो दिया है मुझे, ये क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये सिंबल मुझे क्या बता रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। जब एक सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हो, दूसरे सेल की रिडक्शन पोटेंशियल दी हो, और पूरे सेल की हमें ई सेल निकालनी हो, पूरे सेल की पोटेंशियल निकालनी हो, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन वाली वैल्यूज को आप ऐड कर दो, तो क्या होगा, जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो क्या होगी, उस सेल की पोटेंशियल होगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हो, रिडक्शन पोटेंशियल दी हो, तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ये तो है पहला टर्म। अब दूसरा टर्म क्या है वो समझो। सेकंड टर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सेकंड टर्म में हम कह रहे हैं कि इफ ओनली रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन ऑफ बोथ सेल, दोनों सेल का क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो। जैसे आपको कहा कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है, और कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपको, और ये कितना है, ये 0.34 वोल्ट है, ठीक है, ये दिया है। देखो यहाँ पे ये भी रिडक्शन पोटेंशियल और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल आपको दी है, और आपसे कह रहा है भाई बताइए इसका ई सेल क्या होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जब दोनों, दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन दोनों की क्या दी हो, रिडक्शन पोटेंशियल दी हो, ऐसे, तब हमें ई सेल निकालना होता है। तब हम ई सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड
माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड हमेशा भी मैंने सेल में बताया था कि कैथोड हम हमेशा किधर रहते हैं, राइट में, तो राइट में ले लिया हमने कैथोड और लेफ्ट में लेते हैं हम एनोड, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ई राइट माइनस ई लेफ्ट। कब, जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल दी हो। तो हम ये वाला ई सेल निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब बारी आती है कि कैथोड किसे बनाए और एनोड किसे बनाए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, एक नोट बता रहा हूं मैं आपको, इस नोट को लिख लीजिए, हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल easily will be the reduction, easily will be the reduction and also act as good oxidizing agent, good oxidizing agent। यानी आप इस नोट को पकड़ लो, पूरे चैप्टर में बहुत काम देगा कि हाइयर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होती है उसका रिडक्शन उतनी आसानी से होता है, और जो खुद रिड्यूस होते हैं, जिसका खुद का रिडक्शन होता है, वो क्या होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब इन दोनों में देखो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, भाई पॉजिटिव ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। मैंने कहा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसका रिडक्शन आसानी से होगा। अगर इसका रिडक्शन आसानी से होगा तो फिर इसका रिडक्शन हो गया तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि रिडॉक्स होना है तो एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। हमने डिसाइड कैसे किया, वैल्यू देख के, वैल्यू ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन आसानी से होगा। और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर, रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। तो मुझे अगर इस कंडीशन में मुझे वैल्यूज़ रखनी हो तो मैं कैथोड पर कौन सी वैल्यू रखूंगा, ये वाली या ये वाली, तो मैं वो वैल्यू रखूंगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, और ज़्यादा है कॉपर की, तो कैथोड होगा कॉपर, इसलिए मैं इसकी वैल्यू रखूंगा 0.34 यहाँ पर, माइनस एनोड होगा ये वाला, माइनस माइनस के 0.76 वोल्ट। अब ई सेल हमारा आ जाएगा कितना, तो आप देखिए ई सेल हमारे पास आ जाएगा 1.1 वोल्ट पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम ई सेल निकाल सकते हैं जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल हमें दी हो। और अगर हमें डिसाइड करना हो कि किसको कैथोड बनाएं किसको एनोड बनाएं, तो आप जिसकी ज़्यादा वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको बना दो कैथोड, जिसकी वैल्यू कम उसको बना दो एनोड। और 90% न्यूमेरिकल्स में बच्चों हम यही वाला केस पढ़ेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, और मैं एक तीसरी कंडीशन, ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैं तीसरी कंडीशन भी आपको बता रहा हूँ, कौन सी, कि 1% अगर आपको केवल दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हूँ, आपको दोनों ही टर्म में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हूँ, और तब आपसे कहे भाई ई सेल बताइए, तो जब दोनों ही टर्म में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हूँ तो ई सेल हमारे पास होगा, ई सेल होगा ई ऑक्सीडेशन माइनस, ई ऑक्सीडेशन कौन सा वाला, जो एनोड पर हो रहा है, माइनस ई ऑक्सीडेशन कौन सा वाला, जो कैथोड पर हो रहा है, जो कैथोड पर हो रहा है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन पहचानोगे, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जितनी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। भाई अभी मैंने बताया जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू जितनी कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ वैल्यू देख के हम यहाँ पुट कर देंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ई कैथोड माइनस ई एनोड से ही हमारा काम चल जाता है। तो होप सो ये तीनों कंडीशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों बारी आती है कि हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है जिसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी एंड ई सेल। डेल जी ई सेल का मतलब ई एम एफ। तो ये डायरेक्ट हमें प्रूव करने के लिए कभी नहीं आता है, हमें तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में रिलेशन होता है, जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, या फिर हम कहें ई एम एफ है। अब अगर यही काम स्टैंडर्ड स्टेट पे हो, यानी वो गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहा हो लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट पर कर रहा हो, यानी गिब्स फ्री एनर्जी कब मेजर करी गई हो, जब 1 m कॉन्सेंट्रेशन हो, 180 m प्रेशर हो, 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो वो वही कंडीशन क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड स्टेट। अभी पीछे बताया था। तो स्टैंडर्ड स्टेट पे गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट, तो यहाँ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पर वो तो उतने ही रहने वाले हैं। एफ यहाँ पर होता है फैराडे कांस्टेंट, तो ई सेल भी स्टैंडर्ड स्टेट वाला ही मेजर करना पड़ेगा, तो ई नॉट सेल, यानी ये कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट पर
सेल पोटेंशियल हो गई, और ये नॉर्मल स्टेट पर गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। यहाँ n क्या है, तो यहाँ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। f क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और e क्या है, सेल पोटेंशियल, यानी ई सेल क्या है यहाँ पे, सेल पोटेंशियल है। अब ये जो f है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। अब 96500 कूलम का मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये जो फैराडे है, 1 फैराडे 1 f इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, और 1 फैराडे हमेशा किसके बराबर होता है, 96500 के बराबर होता है कूलम के। जैसे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, अगर हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना है तो पहले हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना होगा। मैं कहता हूं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन इतने इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 6.022 × 10⁻23। जब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो अप्रॉक्स में वैल्यू तो आती है 470 के आसपास, लेकिन हम इसको क्या कर लेते हैं, अप्रॉक्स में मानते हैं 96500 कूलम। तो ये क्या है, ये 1f की चार्ज है, 1 फैराडे पर कितने कूलम चार्ज होता है, इतना, और 1 फैराडे चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ये रिलेशनशिप भी हमने देख लिया। इसके बाद आगे बारी आती है कि आगे और क्या हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो अभी एक आध रिलेशनशिप और मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें आपको एक और रिलेशनशिप बता रहा हूँ, वो होगा, चलिए नेक्स्ट रिलेशनशिप तो आगे बात करूँगा। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसमें आपके बोर्ड पर क्वेश्चन आता ही आता है, वो है नर्स्ट, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप देखें क्या होगा भाई, नर्न नेस्ट, एस तो क्या हो जाएगा, नर्न नेस्ट इक्वेशन, लेकिन नर्न नेस्ट इक्वेशन ना बोल के हम क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, अब इसको समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेट करने के लिए कभी नहीं आएगी आपको तो नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। देखिए बच्चों, जब सेल पोटेंशियल निकाला जाता है तो सेल पोटेंशियल 2 स्टेट पर आप निकाल सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड स्टेट पर या फिर अनस्टैंडर्ड स्टेट पर। अगर स्टैंडर्ड स्टेट पर सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन या ई कैथोड, ई एनोड करके हम वहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमें अनस्टैंडर्ड स्टेट पर यानी टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1m ना हो, हमारा प्रेशर 1 atm ना हो, और उस कंडीशन में हमसे सेल पोटेंशियल पूछे या EMF पूछे, तो उस कंडीशन में हम नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल फॉर्म करते हैं। अब ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो नर्स्ट इक्वेशन एक्चुअल में है हमारे पास ई सेल का मतलब सेल पोटेंशियल जब नॉट इन लगा हुआ तो अनस्टैंडर्ड स्टेट पे सेल पोटेंशियल बराबर होगी, ये डायरेक्ट फार्मूला, मतलब वैसे तो डेरिवेट करके आता है फार्मूला, लेकिन मैं यहाँ डेरिवेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम 1 शॉट कवर कर रहे हैं और हमें डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है, हम तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड स्टेट पर सेल पोटेंशियल जो कि हमें चार्ट से मिलेगी, जो हमें गिवन होगी, माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 Q क्या होता है यहाँ पे, रिएक्शन कॉशेंट, और रिएक्शन कॉशेंट हमेशा कैसे बनता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से। तो इस Q की जगह आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन या जैसे कोई A है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन वाली कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिडक्शन वाली कॉन्सेंट्रेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस एलिमेंट का वो ऊपर और जिसका रिडक्शन वाली कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो ये हो जाता है, ये है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन। इसको और ज़्यादा डेरिवेट करें तो बच्चों क्या होता है, ई सेल की जगह आप क्या रख सकते हो, ई ऑक्सीडेशन अनस्टैंडर्ड स्टेट पे प्लस ई रिडक्शन अनस्टैंडर्ड स्टेट पे। ई सेल की जगह भी आप रख सकते हो क्या, ई ऑक्सीडेशन अनस्टैंडर्ड स्टेट पे प्लस ई रिडक्शन
स्टैंडर्ड स्टेट पे -0.0591 अपॉन n log बेस 10, चाहो तो Q रखो या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। तो ये होती है बच्चों नास्ट इक्वेशन। इसका कैसे यूज़ करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ये आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिस इज नास्ट इक्वेशन। कब यूज़ की जाती है तो नास्ट इक्वेशन तब यूज़ की जाती है जब हमें अनस्टैंडर्ड स्टेट पे किसी सेल की सेल पोटेंशियल निकालनी होती है। किसकी हेल्प से? स्टैंडर्ड स्टेट की हेल्प से। तो ये होती है नास्ट इक्वेशन। अब इसके बाद बच्चों नास्ट इक्वेशन जब हम कर लेते हैं तो इसके बाद बारी आती है हमारे पास क्या करने की, एक रिलेशनशिप बताने की। और वो जो रिलेशनशिप है आपके पास वो है रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ये भी डायरेक्ट, देखिए हमें डायरेक्ट फार्मूला की नीड पड़ती है, इसलिए हम उनको प्रूव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वन शॉट में प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए बात करें तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 Kc। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये भी हमें डायरेक्ट वैल्यूज दी होती हैं और हम कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर गिब्स फ्री एनर्जी की जगह अगर इसी केस में हमसे ई सेल निकलवाता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 Kc, ठीक है। अगर हमें ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बीच में रिलेशन देता है तो तब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप कंफ्यूज ना हो कि अभी तो आपने 0.591 रखा था, तो ये जो 0.591 वैल्यू आती है ना वो इन सारी वैल्यू रखने के बाद आती है। n को छोड़ दूँ, r की वैल्यू 8.314 रख दूँ, टेम्परेचर 298 रख दूँ और f 96500 रख दूँ, तो ये सारी वैल्यू 0.0591 के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो हम ये फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूलाज हैं। होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे कंडक्टेंस पर। तो कंडक्टेंस से पहले मैं आपको एक टर्म और बता दूं, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ Kc। एक नंबर में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ Kc। तो सिग्निफिकेंस ऑफ Kc का मतलब है कि सिग्निफिकेंस Kc करता क्या है। तो हम ये बस हमें ये याद रखना है, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kc, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kc, लार्जर विल बी द एक्सटेंट, लार्जर will be the extent, larger will be the extent of product। यानी किसी रिएक्शन में या किसी प्रोसेस के दौरान अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, जितनी ज़्यादा Kc की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, तब इक्विलिब्रियम लगा होगा। Kc की वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब बहुत जल्दी ही रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम लग गया होगा और प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा। तो Kc ये बताता है, ये हमारा होता है सिग्निफिकेंस ऑफ Kc। इसके बाद बच्चों अब बारी डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस की, कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की। तो इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। अब कंडक्टेंस को समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए कंडक्टेंस समझते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है। तो चलिए कंडक्टेंस को समझने के लिए हम लोग अपना प्रीवियस नॉलेज को बेस मानेंगे और हम समझेंगे कि हम रेजिस्टेंस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन, एक्चुअल में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, अवरोध आता है, करंट जितना रुक कर चलता है उसी को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस बोला जाता है। और रेजिस्टेंस को बेसिकली हमने पढ़ा है कि हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि जो R होता है वो बेसिकली, मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में, यहाँ इस काम को मैं साइड में करूँगा ताकि ये फॉर्मूला मिटाने ना पड़े। तो हमने पढ़ा है कि R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर्स होती थी, और रेजिस्टेंस जो होती थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती थी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सपोज करो ये वायर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है L अपॉन A, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लाते हैं, दैट इज रो L अपॉन A, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता था R, जहाँ R क्या था यहाँ पर? रेजिस्टेंस, रो क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, और हम कई बार इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। L क्या होती है? लेंथ ऑफ द वायर,
लेंथ ऑफ वायर था और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो आर की यूनिट क्या होती है? तो आर की यूनिट हम लोगों ने पढ़ी है कि ओम होती है, आर की यूनिट ओम होती है। वहीं अगर मैं यहाँ रेजिस्टिविटी को फाइंड करता हूँ स्टूडेंट, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू हो जाता है आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, और आर की यूनिट हमें बताया क्या होती है? ओम। आर की यूनिट होती है ओम। एरिया को अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लेंथ सेंटीमीटर में हो तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर किसकी यूनिट आ जाती है? रेजिस्टिविटी की यूनिट आ जाती है। ये भी हमें पता है। और रेजिस्टिविटी को अगर प्रूव करना है तो हमने ये भी देखा है कि रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या है? आर इंटू ए अपॉन एल। मैं कहूँ कि अगर मेरे पास जो वायर है, वायर की जो लेंथ है एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन, या 1 अपॉन 1 करूँगा तो रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर आ जाएगा। यानी रो होता क्या है? रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी, यानी एक फिक्स्ड लेंथ और एक फिक्स क्रॉस सेक्शन के बीच में जब हम एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब आपको बात है कि सर आप फिजिक्स में क्यों लेके जा रहे हो? तो रेजिस्टिविटी का मतलब समझो, या रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट का फ्लो होना, रुक रुक कर फ्लो होना ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? एक स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया और लेंथ के बीच में जो रेजिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब जब हमें ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब हम कंडक्टेंस को समझेंगे, क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए मुझे रेजिस्टेंस समझाना था। तो अब मैं कंडक्टेंस की डेफिनेशन दूँ तो क्या होगी भाई? कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? मीजर ऑफ ईज with which current flow through कंडक्टर। ठीक है, यानी कंडक्टेंस क्या होता है? मीजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, यानी करंट कंडक्टर से कितने इजीली फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और करंट कितनी मुश्किल से, जितनी मुश्किल से कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये एक दूसरे की रिवर्स बातें हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी और जी से। तो कंडक्टेंस को सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंडक्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। तो कंडक्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? रेजिस्टेंस के। ये बात हमें समझ में आती है। अब कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? अगर हम किसी सेल में कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो क्या होगी? ओम इनवर्स, क्योंकि 1/r की जगह r क्या होगा? ओम इनवर्स, यहाँ पर कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी पढ़ा था, एक फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड एरिया के लिए जब हमने काम किया था, रेजिस्टेंस निकाला था। इसी तरीके से हम कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए, कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? रेजिस्टिविटी की हेल्प लेंगे। जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, इसी तरीके से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, यहाँ कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, तो कप्पा जो होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? रो के, यानी रेजिस्टिविटी के। और रो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, और रो की वैल्यू क्या है? RA/L। अभी हमने प्रूव किया है रो RA/L होता है। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा L1 × L/R × A कर सकता हूं मैं, इसको कर सकता हूं क्या? और अगर मैं इसको इतना कर सकता हूं तो मैं यहां देखो थोड़ा सा ऊपर यहां कर रहा हूं, तो 1/R, यानी मैं कप्पा इज इक्वल टू 1/R × L/A भी लिख सकता हूं, और कप्पा इज इक्वल टू 1/R × L/A लिख सकता हूं। तो 1/R को मैं क्या बोल रहा था अभी? कंडक्टेंस। तो कप्पा इज इक्वल टू हो गया कंडक्टेंस, यानी 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया? कंडक्टेंस इंटू कंडक्टेंस इंटू L/A बच्चों क्या होता है? L/A होता है सेल कांस्टेंट, यानी जब कोई सेल बनता है तो उसमें इलेक्ट्रोड की जो लेंथ होती है वो भी फिक्स होती है, और उसके बीच का, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस का जो एरिया होता है वो भी फिक्स होता है, और उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो L/A क्या है यहाँ पे? सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट,
तो फॉर्मूला क्या बन गया कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये हो सकता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r L/A तो हो ही गया है। इससे आगे इसको प्रूव करें तो चला मैं ऊपर वाला पार्ट मिटाता हूं। तो देखिए आप, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर रहे हैं कि 1/r को भी हमने कंडक्टेंस माना था। 1/r इज इक्वल टू क्या था, कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A की जगह 1/r क्या होता है, 1/r किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के, C के। और C इज इक्वल टू हो गया आपका LA। तो ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। अब बारी आती है कि यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की बात करूं तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टेंस की यूनिट आपके पास क्या आई थी, कंडक्टेंस होता है 1/r और 1/r को हम क्या लिखते हैं, ओम इनवर्स। अच्छा, ओम इनवर्स को एक और बात बता दूं कि ओम इसकी एक और यूनिट होती है, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है साइमन, और साइमन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। तो आप ओम इनवर्स लिखिए या साइमन लिखिए तो कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस की यूनिट क्या बन गई, साइमन। कंडक्टिविटी ऑफ कप्पा इज इक्वल टू करूँ तो साइमन। एल को अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा तो क्या बन जाएगी, कप्पा की यूनिट क्या बन जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यूनिट ऑफ कप्पा यानी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आपके पास क्या आ गई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आ गई। होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब जब ये बात भी आपको क्लियर हो गई है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स वाली बात क्लियर हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो हमारे पास यूनिट बन गई। अब ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट, किसी सेल के इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर रहे होंगे। हमारे पास सपोज करो कोई सेल है और उस सेल में हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट करने पर हम उसमें क्या मिला रहे हैं, बाहर से पानी मिला रहे हैं, तो क्या होगा, डाइल्यूशन होगा। तो ऑन डाइल्यूशन करने पर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि डाइल्यूशन करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है। तो आप लिखिए, इसको मैं लिख देता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा कंडक्टेंस या हम कहें कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज हो जाती है बिकॉज concentration of ions per unit volume decreases for both strong and weak electrolyte। इस बात को समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है बोर्ड में कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे। देखिए, डाइल्यूशन करने का मतलब होता है पानी मिलाना, यानी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे होंगे, या कहूँ डाइल्यूशन कर रहे होंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपको याद रखना है, थोड़ा सा समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या है कि डाइल्यूशन करा, यानी हमारे पास एक सेल था और इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, ठीक है, ये इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम था, ठीक है, डिक्रीजेज ऑन बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। यानी मैं कह रहा हूं कि पहले वॉल्यूम V था, तो यहां पर मैं कह रहा हूं दो आयन थे, एक कैटायन था और एक एनायन था। तो कैटायन और एनायन में इतने वॉल्यूम में कितने आयन थे, दो। हमने क्या किया, डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन मीन्स पानी मिलाया। तो पानी मिलाने पर क्या होगा, पानी मिलाने पर वॉल्यूम ही तो बढ़ेगा। पानी मिलाने पर अगर वॉल्यूम V था तो सपोज करो वॉल्यूम 2V हो गया, वॉल्यूम बढ़ा, क्या आयंस बढ़े, क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़े, नंबर ऑफ आयंस थोड़ी बढ़ेंगे, आयन तो सॉल्यूट मिलाने से बढ़ेंगे, हमने तो सॉल्वेंट मिलाया है, तो आयन तो उतने ही रहे, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। तो वॉल्यूम यानी हमने डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम आयंस जो थे वो तो डिक्रीज हो गए। पहले मैं कह रहा हूं कि पहले सपोज करो 2 ml था, पहले 2 ml में 2 आयन थे, अब ये 4 ml हो गया पानी मिलाने पर कॉन्सेंट्रेशन, अब 4 ml में 2 आयन है। तो क्या हुआ, पहले 2 ml में 2 आयन थे, अब 4 ml में 2 आयन है, तो आयंस तो नहीं बढ़े ना, आयन की कंडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए होती है, या मैं कहूँ फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए होती है।
फिक्स वॉल्यूम के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है। इतने वॉल्यूम में 2 आयन थे, इतने वॉल्यूम में 2 आयन थे, डबल वॉल्यूम में भी 2 ही आयन है, तो कंडक्टिविटी तो घटेगी, बढ़ेगी तो है ही नहीं। तो यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाती है। पहले 2 वॉल्यूम में सपोज करो 2 ml में 2 आयन थे, अब 4 ml में 2 आयन हैं, तो सीधी सी बात है उनका वर्किंग डिक्रीज हो जाएगी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कप्पा की वैल्यू डाइल्यूशन करने पर डिक्रीज होगी, ठीक है, पर यूनिट। रीजन पूछा जाता है तो लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक। इसके बाद बच्चों बारी आती है आगे। जब हमारे पास कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, तो इसके बाद बारी आती है मोलर कंडक्टेंस। अब आप समझिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस, पहली बात कि मोलर कंडक्टेंस को कैप एम या फिर लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलर का मतलब है कि जब हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस की कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोला जाएगा? मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। द कंडक्टेंस, ऐसे भी आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन all the ions present in 1 mole of electrolyte, in 1 mole of electrolytic solution, in 1 mole of electrolytic solution, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर आयंस की जो भी कंडक्टिविटी होती है वो मोलर कंडक्टेंस कहलाती है, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें पता है क्योंकि मोल्स का जिक्र हुआ है, तो मोल्स किससे रिप्रेजेंट होता है? मोलैरिटी से। और कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अब जब हम देख रहे हैं कंडक्टिविटी, तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम, होता है या नहीं होता है? अब 1 मोल्स की बात हो रही है, अगर मैं कहूँ कि कितना वॉल्यूम को चेक करूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मोल ओवर मोलैरिटी। अब मोल ओवर मोलैरिटी, मोल कितना है हमारे पास? 1 मोल, तो 1/m मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल ओवर वॉल्यूम। तो मैं अगर इसको देखूं तो 1/m का मतलब है मोल ओवर लीटर, और ये लीटर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू बन जाएगा लीटर पर मोल। यानी इसका मतलब क्या बता रहा है ये बात? लीटर पर मोल का मतलब क्या है कि 1 लीटर में, 1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर 1 लीटर, ये वॉल्यूम क्या है? ये वॉल्यूम कब आया? ये वॉल्यूम वो है जब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस में हम करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस जो होता है लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000/m, कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। अब ये m कहाँ से आया? तो समझो ये क्या है, यहीं से आया। यानी अगर मेरे पास वॉल्यूम मुझे निकालना था तो मैंने क्या करा? 1/m करा, और m किस में था? लीटर में। और अगर मैं इसे लीटर को ml में बदलूंगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000/m हो जाएगा, यानी तो 1000/m। तो यानी मोलर कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूशन के वॉल्यूम के। मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्यूशन के वॉल्यूम के। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लाते हैं, तो वो कांस्टेंट क्या हो गया हमारे पास? कंडक्टिविटी, यानी कप्पा एक कांस्टेंट हो गया, तो कप्पा इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम इज इक्वल टू, अभी अभी प्रूव करा हमने, 1000/m भी होता है। तो मैं क्या करूं? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, मीन्स ये है मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा तो उसके आयंस की जो भी कंडक्टेंस होगी उसको मोलर कंडक्टेंस बोला जाएगा। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000/m होता है। डेप्थ में जाएं तो मैंने आपको बता दिया कि मोलैरिटी किससे रिलेशन रखती है? वॉल्यूम से। और एक, क्योंकि सॉल्यूशन 1 लीटर है तो n/v, और v को सेपरेट करा तो n/m, 1 मोल लिया है तो n की वैल्यू 1 रखी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ओवर लीटर। तो हमें पता लग गया वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर में पर लीटर मोल, यानी 1 लीटर के अंदर 1 मोल के
में जब होगा तो जो भी वॉल्यूम होगा उसे वॉल्यूम बोलेंगे। और वॉल्यूम क्योंकि 1/m भी था और m किस में था, मोलैरिटी लीटर में थी, इसलिए हमने इसे 1000 में करके यहाँ कर लिया। तो ये सारा प्रूव कर सकते हैं हम, अदरवाइज हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए। तो दिस इज मोलर कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस के बाद बच्चों बारी आती है कि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस पर कौन सा क्वेश्चन आता है, वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो कहता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताइए भाई, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताइए मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है। तो मैं आपको एक नोट बना के, आप इसे लिख लीजिए, नोट बना के लिखिए कि मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इंक्रीज हो जाती है, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इंक्रीज हो जाती है विद decrease in concentration, because on dilution concentration decreases but volume increases। ये होता है। देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या कह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को घटा देंगे। बिकॉज क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन तो घट जाती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, देखो पहले क्या था, पहले हम देखो मोलर कंडक्टिविटी है क्या, यानी हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल है, 1 मोल आयन है। हम कह रहे हैं 1 मोल आयन है, ये 1 मोल आयन है, ठीक है, ये 1 मोल आयन है। सारे मिलके कितना बना रहे हैं, 1 मोल आयन। 1 लीटर में 1 मोल आयन घूम रहे हैं, ठीक है। हमने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पर आयन तो बढ़े नहीं लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ गया भैया, वॉल्यूम तो डबल हो गया। सपोज करते हैं डबल हो गया। जब वॉल्यूम डबल हो गया तो आयन की मोबिलिटी बढ़ गई। आयन 1 लीटर में बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं। पहले 1 लीटर में मूव कर रहे थे, अब 2 लीटर में मूव करने लगेंगे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो क्या होता है कि मोलर कंडक्टेंस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आयन कितने मूव कर पा रहे हैं, वो थी मोलर कंडक्टेंस। लेकिन इस बार तो सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर, आयन उतने ही हैं, तो घूमने फिरने की जगह ज़्यादा मिल गई। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। किस केस में, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि डाइल्यूशन करने पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। और मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अभी तो पता है मोलर कंडक्टेंस एक्चुअल में होता है कप्पा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह हम क्या रख देते हैं, कप्पा इंटू 1000/m। तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलर कंडक्टेंस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 केस बनेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने लिया √C, √C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटेगी इधर की तरफ, और इधर ले लिया लैम्डा है मोलर कंडक्टेंस। सपोज करते हैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा आयन दे ही देता है। इनिशियली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ थी और उसकी मोलर कंडक्टेंस ये होगी, कॉन्सेंट्रेशन ये थी और मोलर कंडक्टेंस ये होगी, ठीक है। हमने डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हमने डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया, डाइल्यूशन करने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और इधर को चलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। जब हम इधर को चले तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मिली, यानी घट गई। देखो जब कॉन्सेंट्रेशन घट गई तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई, फिर और पानी मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन और घट गई, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, फिर और पानी मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन और घट गई। देखो पीछे को चल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन घट रही है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और पानी मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन घट गई, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या रह गई ये, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई। और पानी मिलाया, अब हम यहाँ पहुँच गए। और जब हमने इसे सीधा मिलाया तो एक कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली देखो आप स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो मोलर कंडक्टेंस स्लाइटली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो स्लाइटली डिक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशन घट रही है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है, स्लाइटली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कंडक्टेंस घटती जा रही है और मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। ये तो था किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही काम करेंगे। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ मोलर कंडक्टेंस ले लिया और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ले ली। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें वो जो जितना आयन में देना था उसने दे दिए, लेकिन
और ज़्यादा वो रुक गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम लग गया, यानी आयन ज़्यादा सारे के सारे पार्शियली डिसोसिएट हो, कंप्लीट डिसोसिएट ना हो। तो हम जैसे ही उसमें पानी मिलाते हैं वो थोड़ा सा और टूट जाता है, फिर पानी मिलाते हैं फिर थोड़ा सा और टूट जाता है, फिर पानी मिलाते हैं फिर थोड़ा सा और टूट जाता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं, या हम कहें जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ग्राफ बड़ा शार्प इंक्रीज होता है, ऐसे तेजी से बढ़ता है, और तेजी से बढ़ने पर ये ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, और एक पोजीशन ऐसी आती है जब ये स्ट्रेट हो जाता है, यानी पैरेलल हो जाता है। अब ये कहाँ काटेगा तो पता नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी देखिए, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, कब? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ बाद में जाकर क्या हो जाता है? पैरेलल। तो इसको प्रूव करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं कॉर्लाश लॉ। कॉर्लाश लॉ। अब कॉर्लाश लॉ की हेल्प से बताएंगे कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैसे फाइंड होती है। ठीक, इससे पहले मैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी पढ़ाता हूँ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखने के लिए हमें यहीं से कंपेयर करेंगे। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। मोलर कंडक्टेंस क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कुछ ऐसे ही होती है। यानी हम कहते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालने पर, 1 इक्विवेलेंट सॉल्यूट डालने पर आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज क्या कहता है? तो कंडक्टिंग, हम क्या डेफिनेशन वाइज हम लिख सकते हैं, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड, all ions produced, conducting power all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आयंस की जो भी कंडक्टिविटी होगी उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने पर आयंस की जो भी कंडक्टिविटी होगी उसको मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैसे? लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि जब इक्विवेलेंट की बात आती है बच्चों, तो इक्विवेलेंट का रिलेशन किससे होता है? जैसे मोल्स का रिलेशन मोलैरिटी से था, इसी तरीके से इक्विवेलेंट का रिलेशन नॉर्मेलिटी से होता है, और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होता है? हमेशा लीटर में। और अगर मैं यहाँ वॉल्यूम का रिलेशन देखूँ तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन नॉर्मेलिटी, और वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट हम कितना रख रहे हैं? 1 ग्राम, तो 1 ले लिया, और नॉर्मेलिटी हमने ले ली n, ठीक है, नॉर्मेलिटी ले ली हमने n, ठीक है। और अगर मैं नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन n, और n क्या है? पर लीटर। अगर मैं लीटर की जगह इसको ml में करूं तो ml में करने के लिए मैं 1000 अपॉन n कर सकता हूं, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 अपॉन n हो गया। ये ऐसे रिलेशन आ सकता है। और हमने कहा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालने पर जो भी आयंस की कंडक्टेंस होगी, तो ये कंडक्टेंस है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर दोबारा किसके हो जाएगी? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस बार वो किसके होगी? जैसे पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो लैम्डा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी? वॉल्यूम के। इसी तरीके से EQ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वॉल्यूम। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम फिर दोबारा एक कांस्टेंट लाएंगे, दैट इज कप्पा, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमने अभी भी देखा कि अगर मैं ml में करता हूं तो वॉल्यूम का रिलेशन नॉर्मेलिटी से ये है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए, मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, और ये क्या है? n। n यहाँ पर क्या है? नॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हो गया, तो अभी मैंने कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस को, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, कॉर्लाश, उन्होंने कॉर्लाश लॉ दिया। अब वो समझते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये कंडीशन है, देख लीजिए आप। अब इसके बाद हम यहाँ से इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं, और यूनिट के अलावा भी हम इनके बीच में रिलेशन भी देख सकते हैं। तो वो तो एक अलग बात है कि यूनिट की क्या होगी या रिलेशन। फिलहाल हम रिलेशन देख रहे हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन
लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू अभी भी प्रूव किया था कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम होता है, वहीं EQ इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है, 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। ठीक है, इससे कैंसिल आउट होगा, एन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू एन अपॉन एम। और ये किसके बराबर होता है, तो एन अपॉन एम एन फैक्टर के बराबर होता है, जो कि तब अभी हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये रिलेशन भी यहाँ पर आता है, नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी का रिलेशन भी आ जाता है। होप आपने इसको समझ लिया होगा। अब इससे आगे हम बात करेंगे थोड़ी जल्दी। तो चलिए इससे आगे की भी बात कर लेता हूँ, मैं बहुत जल्दी से बात करता हूँ। तो इससे आगे अब जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपसे, वो है आपके पास कोहलाश लॉ, यानी मेजरमेंट, यानी इसको हम बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस के लिए किसने कंडक्टेंस को, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसने एक्सप्लेन करी, कोहलाश लॉ ने। तो पहले मैं लॉ लिख देता हूं फिर बात करते हैं। अब पहली बात कि कोहलाश लॉ जो है वो अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते क्या है, तो कोहलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं हम इसकी प्रोसेस को। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या बोल देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कैसे, तो पहले समझो ये मैं बोल क्या रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी। आप एक बात समझिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कुछ पार्शियली टूटते हैं और पार्शियली नहीं टूटते हैं। तो हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला जैसे HCl हाइड्रोजन साइनाइड, वो कुछ टूटेगा, वो जाएगा, कुछ टूट जाएगा और कुछ नहीं टूटेगा। तो जितना टूटा जितना नहीं टूटा तो ब्रेक, आधा ब्रेक हुआ, सपोज करते पार्शियली ब्रेक हुआ और पार्शियली ब्रेक नहीं हुआ, यानी आधे आयंस दिया आधे आयंस नहीं दिए। अब हम इसका डाइल्यूशन जब करेंगे तो जैसे जैसे पानी मिलाएंगे तो वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होगा, यानी वो आयंस और ज़्यादा आयंस देना स्टार्ट करेगा। ये किसके हिसाब से, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के हिसाब से, 11th में एक कंसेप्ट था उसके हिसाब से। ये जैसे जैसे हम इसका डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जब टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस बार डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होने लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, आपने देखा था। ठीक है, तो क्या होगा कि हम डाइल्यूशन करे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पानी डालते जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटता जा रहा है, और पानी डाल रहे हैं और टूट रहा है, और पानी डाल रहे हैं और टूट रहा है, और पानी डाल रहे हैं और टूट रहा है, और पानी डालते जा रहे हैं और टूटता जा रहा है। क्या ऐसा होता रहेगा कि हम पानी डालते रहे वो टूटता रहे, नहीं। ऐसा होगा, सपोज करते हैं कि हमने शुरू में HCl जब इलेक्ट्रोलाइट में डाला था, पानी में डाला था, तो ये कितना टूटा, ये 1 टूटा। ठीक है, 1 इतने आयन दिए इसने। उसके बाद हमने और पानी डाला तो इसने इतने आयन दे दिए, फिर और पानी डाला इसने इतने आयन दे दिए, फिर और पानी डाला इसने इतने आयन दे दिए, फिर और पानी डाला, सपोज करें इतने आयन दे दिए, फिर और पानी डाला, अब वो इससे ज़्यादा आयन नहीं दे रहा, फिर और पानी डाला, इससे ज़्यादा आयन नहीं दे रहा। तो जब हम डाइल्यूशन करने पर उसकी यानी इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकिंग बंद हो जाए, यानी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाए, है ना, सैचुरेशन आ जाए, तो वही क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी अब लिमिटिंग मोलर, यही लिमिट थी इसकी, खत्म हो गई। या फिर हम कहें इनफाइनाइट पे पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा कितना भी पानी डाल लो अब कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस कंडीशन को जब पानी डालने पर भी अब वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होना बंद हो जाए तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन कहलाती है, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था, कोहलाश लॉ, कोहलाश साइंटिस्ट ने किया था, तो इसका नाम है कोहलाश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब देखिए इसमें इसका स्टेटमेंट क्या है। अब कोहलाश लॉ क्या कहते हैं वो समझो। कोहलाश लॉ कहते हैं, या कोहलाश कहते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट थे कोहलाश, उन्होंने कहा कि at infinite dilution the limiting molar conductivity of a weak electrolyte
ऑफ ए weak electrolyte is sum of the ionic conductivities of the cations and anions, यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इज इक्वल टू ए लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सी प्लस बी लैम्डा ए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब ये क्या है वो समझो। कोहलाश ने क्या किया, कोहलाश साइंटिस्ट हुए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम पानी मिलाते जा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइनल कंडक्टिविटी कैसे पता करेंगे। तो उन्होंने कहा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे लैम्डा एम से। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पानी मिलाया जा रहा है और एक फिक्स सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट के साइन से, ताकि मोलर कंडक्टिविटी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी में अंतर आए। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या से फाइंड होता है, इज सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी हमने कहा कि हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला था और पानी मिलाए जा रहे हैं, वो टूटे जा रहा है, पानी मिलाए जा रहे हैं, वो टूटे जा रहा है, पानी मिलाए जा रहे हैं और वो टूटता जा रहा है, जिससे उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ते 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 अब हम इसे कैसे निकालें, तो उन्होंने कहा कि आप कैसे निकालिए, आप सम कर दीजिए किसका, उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस का। कैटायन सपोज करो, कैटायन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, सी लिख रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी यहाँ पर जितने कैटायन हैं जितने एनायन हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फाइनल मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो इट इज़ द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। यानी कैटायन जितने कैटायन हैं, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए भी क्या है, ए है नंबर ऑफ कैटायंस, ए यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायंस है, और बी क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो अगर आप कैटायंस और एनायंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उन आयंस की कंडक्टिविटी का सम कर दोगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये कहा था कोहलाश ने, वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, क्योंकि वो तो पैरेलल होगा तो उससे समझ नहीं आ रहा था कैसे फाइंड करें। तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, वैसे तो सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन जनरली वीक के लिए ज़्यादा होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोहलाश लॉ क्या होता है। तो आप ये लॉ लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, तो आप किसको रिप्रेजेंट करा, ये भी है। न्यूमेरिकल कैसे आता है वो भी हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और कवर कर लेते हैं यहाँ पर, वो क्या है, तो देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है कोहलाश लॉ की। कोहलाश लॉ की एप्लीकेशन का मतलब कि कोहलाश लॉ से हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोहलाश लॉ का मतलब है कि हम एक्चुअल में, एप्लीकेशन का मतलब है कि हम कोहलाश लॉ से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं या क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोहलाश लॉ, ठीक है। अब पहला एप्लीकेशन क्या है, तो डिटरमिनेशन, हम क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से, तो डिटरमिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का डिटरमिनेशन कर सकते हैं, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी कर सकते हैं। किसके लिए, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से, कोहलाश लॉ की हेल्प से। और क्या फाइंड कर सकते हैं, तो दूसरा है डिटरमिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, Ka, जिसको हम निकाल सकते हैं C∝² माइनस अल्फा, ठीक है। ओस्टवाइल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था 11th में। थर्ड
हम और क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ से इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कॉलाश लॉ की हेल्प से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम निकाल सकते हैं, यानी अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है, न्यूमेरिकल में यूज हो गया टर्म, तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है कब, एट कॉन्सेंट्रेशन सी, किसी कॉन्सेंट्रेशन पर, एट कॉन्सेंट्रेशन सी पर। और ये लैम्डा एम इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये है मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी हम न्यूमेरिकल में भी टर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, और क्या हम इसके डिटरमाइन कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेशन ऑफ, हम यहाँ पर कर सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक, डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो और एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लास्ट एप्लीकेशन और बता रहा हूँ आपको कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो लास्ट एप्लीकेशन इसकी रहेगी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। यानी स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट का मतलब कि कोई सॉल्ट कितना सॉल्यूबल हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। तो ये न्यूमेरिकल्स में कई बार हम ये टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से कॉलाश लो और सारे टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।